हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स सभी के क्वेश्चन करेंगे जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। जिस भी स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी के डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्स करने हैं तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग स्टूडेंट लास्ट तक वीडियो देखिएगा। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसी वीडियो में तीनों कराएंगे और सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। हर क्वेश्चन आप लोग को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है, तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को लास्ट तक देखना है। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट। आप मेरे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, आप लोग वहाँ से एकदम अच्छे से वीडियो सभी देख सकते हैं। और किसी भी स्टूडेंट को अगर नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो स्टूडेंट आप लोग प्लीज़ कंप्लीट मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं आप कंप्लीट देख के जाइए। आप लोग को हेल्पफुल होगा और आप लोग को यहीं से आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन भी मिल सकते हैं और इसके जो एक्सप्लेनेशन और कॉन्सेप्ट कराए जा रहे हैं आप लोग वहां से भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो आप क्वेश्चन नंबर सही करने का जो है एग्ज़ाम में आप इंक्रीज कर सकते हैं अपना, और जो भी कोर्स करना चाहते हैं तो आराम से उस कोर्स को कर सकते हैं। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि सेल्स ऑफ द स्टोमच गैस्ट्रिक पिट सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। तो पेट के गैस्ट्रिक गड्ढों की कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आंतरिक कारक का स्राव करती हैं। तो ये स्टोमच, पेट में क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। वो कह रहा है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये देख लीजिए इंट्रिंसिक फैक्टर, एक इंट्रिंसिक फैक्टर होती है। ये कह रहा है कि कौन सी सेल जो होती है ये सिक्रेट करती है आपकी, तो वो कौन सी सेल हो जाएगी। तो ये देखना है तो कौन सी सेल जो होती हैं, पेप्टिक सेल्स होती हैं, पैराइटल सेल या चीफ सेल होती हैं, गोबलेट सेल होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही करेंगे। जो पैराइटल सेल्स होती हैं ये HCl और कौन सी इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करती हैं, सिक्रेट करती हैं। तो आप लोग को अगर इंट्रिंसिक फैक्टर का वर्क पूछता है क्या है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर का जो वर्क होता है वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ड्यूरिंग क्लोराइड शिफ्ट द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ RBC इज मेंटेन्ड बाई। कह रहा है क्लोराइड शिफ्ट के दौरान RBC की विद्युत तटस्थता को कौन बनाए रखता है। तो ये कह रहा है क्लोराइड, ये ड्यूरिंग क्लोराइड जब शिफ्ट होती है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी RBC में मेंटेन्ड होता है। कैसे, डिफ्यूजन ऑफ क्लोराइड फ्रॉम प्लाज्मा टू एरिथ्रोसाइट में जाती है। जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटेशियम फ्रॉम एरिथ्रोसाइट, पोटेशियम का मतलब ट्रांसपोर्ट होता है RBC में। और डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड फ्रॉम प्लाज्मा टू एरिथ्रोसाइट, प्लाज्मा से जब एरिथ्रोसाइट में जाती है हाइड्रोजन आयन या नन या इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। जब क्लोराइड का प्लाज्मा से कहाँ से, मान लीजिए ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा से कहाँ से जाएगा, प्लाज्मा से ये जो क्लोराइड आयन होती है ये जाएगा किसमें, एरिथ्रोसाइट में, RBC में जाता है। तो ये क्लोराइड शिफ्ट जो होती है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी RBC की मेंटेन रहती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जितने भी वो ब्लड वाला है तो आप लोग ब्लड कंप्लीट पढ़ के जाइएगा, एक क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं ब्लड से, तो आप लोग ब्लड कंप्लीट कर लीजिएगा। ये देख लीजिए कह रहा है इस्नोफिल्स क्या होते हैं। तो ब्लड में ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट डिवाइड किया गया है। किसमें, ब्लड को कैसे, ब्लड RBC, ब्लड जो होता है वो RBC होती है और WBC होती है। तो ये WBC के प्रकार हैं, WBC और RBC होती है। तो ये जो WBC क्या होता है, ग्रेनुलोसाइट होते हैं और अग्रेनुलोसाइट होते हैं। तो अग्रेनुलोसाइट में क्या आते हैं, ग्रेनुलोसाइट में जो होते हैं ये आते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आते हैं, लिम्फोसाइट आते हैं और मोनोसाइट आते हैं। और जो ग्रेनुलोसाइट होते हैं उसमें न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बैसोफिल आते हैं। तो इसमें इस्नोफिल दे रहा है, इस्नोफिल का फंक्शन क्या होता है, इस्नोफिल्स अगर दिया है तो आप एलर्जी ऑप्शन में आपको ढूंढना है। तो ये देख लीजिए एलर्जी, आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। आर सिग्निफिकेंट इन एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जी की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होता है इस्नोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग स्टूडेंट ये देख लीजिए। हेनले लूप इज मीन्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ, हेनले लूप जो कह रहा है किसके अवशोषण के लिए होता है, तो पोटेशियम, ग्लूकोज, यूरिया और सोडियम। तो ये सोडियम आयन के लिए होता है, ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, द सिलेटल कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स इन ह्यूमंस आर नोन टू अकर। कह रहा है मनुष्यों में रोमक स्तंभ उपकला कोशिकाएं उत्पन्न होने के लिए जानी जाती हैं। तो ये सिलेटेड कॉलमनर
एपिथेलियम अगर दिया गया तो आप लोग को क्या खोखला आर्गन पाइप देखना है कौन सा है। तो ये ट्रिक है। खोखला आर्गन पाइप क्या होता है, ब्रोंकियोल्स जो होता है ये खोखला होता है और फैलोपियन ट्यूब भी खोखली होती है। तो इसमें सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम पाए जाते हैं। सिलेटेड क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी चीज़ को आगे ढकेलना रहता है। तो ब्रोंकियोल्स में क्या, ब्रोंकियोल्स में आप कोई चीज़ भी खाते हैं या फिर कोई चीज़ जैसे सलाइवा हो गया तो उसको आगे म्यूकस के थ्रू, ये म्यूकस रहता है, सिलेटेड एपिथेलियम आगे पुश करती हैं। और फैलोपियन ट्यूब में तो आगे पुश करना ही रहता है, वहाँ पे जो एग फार्मेशन होते हैं और स्पर्म के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ही सही हो जाएगा, ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। तो ऑप्शन नंबर हम लोग फर्स्ट करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दी परमिबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन रेस्टिंग न्यूरॉन एंड मसल्स फाइबर। तो ये भी सरल क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आराम करने वाले न्यूरॉन्स और मांसपेशी फाइबर में प्लाज्मा झिल्ली का पारगम्यता है। यहाँ पे ये एक चीज़ पकड़ना, रेस्टिंग के लिए दे दिया गया। अगर रेस्टिंग के लिए दे दिया गया तो पोटेशियम आयन का जो मात्रा होता है वो अधिक होता है। आप लोग ऑप्शन नंबर देख लीजिए, सोडियम की तुलना में पोटेशियम के लिए अधिक उसकी जो क्या न्यूरॉन्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी होती है वो किसके लिए बढ़ जाती है, पोटेशियम के लिए बढ़ जाती है परमिबिलिटी रेस्टिंग स्टेज में। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो ये देख लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बार बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया क्योंकि ये स्टेम सेल की बात कर रहा है। तो ये देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन ही देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि दी एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म आर जर्म लेयर। एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म क्या होती हैं, रोगाणु परत हैं। तो ये ऑप्शन तो सही हो जाएगा, ये जर्म लेयर होती हैं। बी ऑप्शन दी ट्रोफोब्लास्ट इज जर्म लेयर। तो ट्रोफोब्लास्ट क्या कह रहा है, जर्म लेयर होती है। नहीं, जर्म लेयर नहीं होती है, ये आउटर लेयर होती है। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये आउटर लेयर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और सी ऑप्शन कह रहा है इनर सेल मास इज सोर्सेस ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इनर सेल मास होती है, इनर सेल मास क्या करती है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेम जो होती हैं इन्हीं का फार्मेशन करती है, इन्हीं का सोर्स होता है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो होती है ये इनर सेल मास से बनती है। और एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि इनर सेल स्टेम सेल्स जो होती हैं क्या प्रोड्यूस करती हैं। तो स्टेम सेल्स जो होती हैं ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो होती हैं ये प्रोड्यूस करती हैं, क्या बनाती हैं, तो ये टिश्यू एंड आर्गन बनाते हैं। TISSUE टिश्यू एंड ORGAN टिश्यू एंड आर्गन एम्ब्रियो में फार्मेशन करती हैं, टिश्यू एंड आर्गन। तो एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, बट इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है क्योंकि ये गलत है। ट्रोफोब्लास्ट इज जर्म लेयर कह रहा है, जो कि ट्रोफोब्लास्ट जो होती है ये आउटर लेयर होती है। जो ब्लास्टोमियर होती है ब्लास्टोसिस्ट में उसको अरेंज कर देती है आउटर लेयर में, ट्रोफोब्लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फार्मेशन। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि स्पर्म फार्मेशन के लिए कौन कौन से कैसे कैसे होता है। तो ये देख लीजिए, स्पर्म फार्मेशन पहले कैसे होता है, पहले जर्माइनल एपिथेलियम होती है, टूयन होती है, फिर उसके बाद आता है स्पर्मेटोगोनिया में आता है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइड बनते हैं, स्पर्मेटोसाइड से स्पर्मेटिड होता है, स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोवा होता है। स्पर्मेटोजोवा को ही क्या कहते हैं, ये भी कभी कभी देता है, स्पर्मेटोजोवा को ही स्पर्म कहते हैं। तो ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइड, फिर स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटोजोवा फार्मेशन होता है। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि स्पर्मेटोगोनिया जो होती है या टूयन द्विगुणित होती है कि एक गुणित होती है। तो ये डिप्लॉयड होती है, स्पर्मेटोगोनिया टूयन होती है और स्पर्मेटोसाइड क्या होती है, ये भी टूयन होती है। और जो स्पर्मेटिड होती है, यहीं पे स्पर्मेटोसाइड में मियोटिक डिवीजन हो जाता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है जिसमें क्या बनती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड बन जाती है। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड से स्पर्मेटिड बनता है। तो स्पर्मेटिड क्या होता है, यन होता है। और स्पर्मेटोजोवा जो स्पर्म होते हैं ये क्या होते हैं, ये भी यन ही होते हैं। तो ये आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि मेंस्ट्रुएशन फ्लो अकर्स ड्यू टू, मासिक धर्म का प्रवाह जो होता है वो कैसे होता है। तो इसमें देख लीजिए, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होता है, या फिर FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से, या फिर ऑक्सीटोसिन, या डी ऑप्शन वैसोप्रेसिन। तो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होता है। जब मेंस्ट्रुएशन फ्लो जब होने लगता है, कब होने लगता है, जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, कभी ये भी पूछता है प्रोजेस्टेरॉन के लेवल की हाई की वजह से या लो की वजह से। तो जब
प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होने लगता है तो मैच्योरेशन फ्लो शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए स्टूडेंट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा इट। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपरा का कार्य नहीं है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू एम्ब्रियो, ये भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति की सुविधा। तो ये तो एकदम ये प्लेसेंटा का फंक्शन नहीं होता है, तो ये तो सही है। सिक्रीट एस्ट्रोजन कह रहा है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होती है, प्रोजेस्टेरॉन भी क्या करती है, सिक्रीट करती है, कौन, ये प्लेसेंटा जो होती है। तो ये भी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन कह रहा है फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एम्ब्रियो, ये भी एकदम सही है। भ्रूण से जो कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो भी ये क्या मतलब जो उसका फीटस होता है उसके जो सिक्रेट करता है वो भी यही प्लेसेंटा के थ्रू ही, मदर के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये भी तो सही है। और डी ऑप्शन कह रहा है सिक्रेट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ऑक्सीटोसिन कह रहा है सिक्रेट होता है प्लेसेंटा से। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होती है। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस जो होती है, हाइपोथैलेमस डिवाइड किया रहता है न्यूरोहाइपोफाइसिस से, न्यूरोहाइपोफाइसिस से ये क्या होती है, सिक्रेट होती है। तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है द मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड, जब कह रहा है एक लिंकेज समूह से दूसरे में जीन की गति को क्या कहा जाता है, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन या ट्रांसलोकेशन या क्रॉसिंग ओवर। तो द मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा, ये क्वेश्चन गलत होने के चांस भी हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ये गलत है क्योंकि ये ट्रांसलोकेशन, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप लोग एकदम ये करेक्शन है क्वेश्चन में, आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए। अगर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता तो फिर क्रॉसिंग ओवर होता, और जो कि इसमें मूवमेंट हो रहा है, जैसे कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड, तो उसको ट्रांसलोकेशन ही कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट आप लोग ये करेक्शन कर लीजिएगा और सही कर लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एलिल्स आर, कह रहा है एलिल्स क्या होते हैं, तो हम लोग को कह रहा है कि डिफरेंट फिनोटाइप होते हैं, ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगस होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ जीन होते हैं, या फिर एलिल्स क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है हेटेरोजाइगोट्स होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि एलिल्स क्या होते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एलिल्स आर, एलिल्स क्या होते हैं, तो एलिल्स जो होते हैं वो कंट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसमें कह रहा है डिफरेंट फिनोटाइप होते हैं, ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगस होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ जीन होते हैं, या ऑप्शन नंबर डी हेटेरोजाइगस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्योंकि ये कंट्रास्टिंग ट्रेट होता है। कंट्रास्टिंग मतलब क्या, अपोजिट। जैसे मान लीजिए ये इसको एलील आप बोल सकते हैं, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, हेटेरोजाइगस है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, बार बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ये कह रहा है HIV दैट काज एड्स, HIV वायरस होता है, ये एड्स काज करता है। फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग, ये क्या डिस्ट्रॉय, कौन सी सेल को डिस्ट्रॉय करता है, तो बी लिम्फोसाइट सेल को, या ल्यूकोसेल्स को, या हेल्पर टी लिम्फोसाइट को, या फिर थ्रोम्बोसाइट। तो जो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स होती हैं ये इसी को डिस्ट्रॉय, HIV वायरस जो होता है ये क्या टी हेल्पर सेल, टी लिम्फोसाइट सेल को डिस्ट्रॉय करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स आउट ऑफ व्हिच आर डायरेक्टली अटैच टू स्टर्नम, कह रहा है 12 जोड़ी पसलियाँ हैं जिनमें से सीधे उरोस्थ से जुड़ी होती हैं। तो जो स्टर्नम से डायरेक्टली जुड़ी हुई होती हैं उन उस जोड़ी को पूछना है। तो 12 जोड़ी होती है। तो आप लोग ये एकदम नोट डाउन कर लिए, 7 3 2 7 3 10 2 12, ये 12 जोड़ी होती हैं। तो 7 जोड़ी जो होती हैं ये ट्रू रिब्स होती हैं, और ये 3 जो जोड़ी होती है ट्रू फॉल्स, ये फॉल्स होती हैं, और ये फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ट्रू
ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया और फ्लोटिंग हो गई। तो ये 7 जो ट्रू रिप्स होती हैं ये स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देख लीजिए 7 पेयर्स और 7 से 3, मतलब ये यहाँ से 3 पेयर्स जो होती हैं 7 के बाद वाली वो क्या होती हैं, फॉल्स होती हैं। और जो 10 के बाद होती हैं 7 7 3 10, और जो 10 के बाद 2 पेयर्स होती हैं फ्लोटिंग रिप्स होती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ याक इन एन एग दी एग ऑफ एम्फीबियंस आर। एक अंडे में जर्दी की मात्रा और वितरण के अनुसार उभयचरों के अंडे होते हैं। तो एम्फीबियंस के एक्स पूछ रहा है कैसे होते हैं। एलिसाइथल होते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन माइक्रोलिसाइथल, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मीजोलिसाइथल एंड टीलोलिसाइथल, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कह रहा है सेंस ऑर्गन कंसर्न विथ इक्विलिब्रियम आर। जो आपके बॉडी को मेंटेन करता है, इक्विलिब्रियम में बनाए रखता है, ये कौन सा किसका काम होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है आई, आंखें ऐसी करती हैं। मेडुला ऑब्लंगेटा ऐसा करता है। इंटरनल ईयर या फिर नेजल चैम्बर। तो हम लोग मेडुला ऑब्लंगेटा ऑप्शन नंबर लगा देते हैं। बट ये इंटरनल ईयर जो होता है, ये हम लोग की जो ईयर होती है, कान होती है, ये सुनने और क्या इक्विलिब्रियम, बॉडी के मेंटेन इक्विलिब्रियम में बनाए को रखता है। अगर कान खराब हो जाता है, मान लीजिए आपका ईयर खराब हो गया है, तो आप चलते चलते गिर जाएंगे, बॉडी बैलेंस आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। रैपिड डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ड्यू टू हाई मोर्टेलिटी रेट। कह रहा है रैपिड डिक्लाइन इन पॉपुलेशन की जो उच्च मृत्यु दर के लिए जनसंख्या में तेज़ी से क्या गिरावट होती है। तो गिरावट तेज़ी से तभी होगी जब आपको पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से या फिर पॉपुलेशन क्रॉस हो जाता है, या ऑप्शन नंबर सी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें पॉपुलेशन क्रॉस, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। रैपिड डिक्लाइन पॉपुलेशन की होती है जब पॉपुलेशन क्रॉस हो जाता है। मान लीजिए फूड कंपटीशन आपस में हो गया और फूड जो रिसोर्सेज होते हैं उसकी डिफिशियंसी की वजह से पॉपुलेशन क्रॉस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 एमंग हनी बी वर्कर्स आर। कह रहा है मधुमक्खियों के बीच श्रमिक जो वर्कर होते हैं वो क्या होते हैं। तो वर्कर जो होते हैं वो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं, या बोथ मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं, या फिर हर्माफ्रोडाइट मीन्स होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही है। जो वर्कर होते हैं ये क्या होते हैं, ये मेल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। मेल होते हैं, नर होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग करेक्ट करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है प्लाज्मिड डीएनए जो होता है वो क्या होता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है। बी ऑप्शन बेस्ट वेक्टर डीएनए फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी देख लेंगे। वर्किंग एज क्या दिया गया है, एंडोसाइम्बियंट इन बैक्टीरियल सेल। तो एंडोसिम्बियंट जो दिया गया है ये भी ऑप्शन सही है। ये बैक्टीरियल सेल में एंडोसिम्बियंट के रूप में कार्य करता है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपरोक्त सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। प्लाज्मिड्स के रिस्पेक्ट में ये सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, और इस वीडियो का बायोलॉजी का लास्ट वीडियो, इसके बाद हम केमिस्ट्री और फिजिक्स करेंगे। 2020 क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूज्ड एज ग्रीन मैनर्स। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हरी खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है, क्या दे रहा है, क्रोटोलैरिया जुनसिया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो सही है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, मेलिलोस और स्पार्बीफ्लोरा। तो ये भी ऑप्शन सही है। और सी ऑप्शन कह रहा है ट्राइफोलियम। तो ये भी ऑप्शन सही है। और डी ऑप्शन कह रहा है ऑल ऑफ दिस, सभी ये होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, हम लोग अब केमिस्ट्री फिजिक्स के क्वेश्चन भी करेंगे। स्टूडेंट आप लोग को लास्ट तक वीडियो देखना, तो आप लोग प्लीज़ सभी क्वेश्चन देखिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 36 से हम लोग केमिस्ट्री देखेंगे। केमिस्ट्री के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट आप लोग को नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी 2020 गवर्नमेंट कॉलेज से एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए स्टूडेंट मेरे ही चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो उसकी प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है मेरे चैनल पर। आप लोग वहाँ से पूरा कंप्लीट वीडियो आप लोग देख के जाइएगा और एग्ज़ाम दीजिए, तब भी आप लोग को वेरी हेल्पफुल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग ज़रूर इंक्रीज करेंगे। जितने भी क्वेश्चन सही करने वाले थे उससे आप 10-20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही करेंगे। तो स्टूडेंट ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल जो न्यू चैनल भी क्रिएट किया हूँ मैं,
तो ये चैनल आप ही लोग के हेल्पफुल के लिए, आप लोग तेज़ी से इस चैनल को ग्रो कराइए, सब्सक्राइब नंबर इंक्रीज कराइए तेज़ी से, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फ्रेंड्स और रिलेशन में ज़रूर शेयर करिए। तो स्टूडेंट चलिए क्वेश्चन नंबर 36 जो कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ से केमिस्ट्री डिस्कस करते हैं और ये सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन है। तो सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आना फिक्स है और सिंपल क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से आएंगे इस एंट्रेंस एग्जाम में। तो आप लोग देख लीजिए, कह रहा है व्हाट रिएक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज ऑक्यूपाइड बाय कॉपर व्हेन इट क्रिस्टलाइन एज FCC दे रहा। आप लोग जो सॉलिड स्टेट में वो जो एक ग्राफ बना के दिया गया है, ये कॉलम बना के दिया गया है, उसमें क्या दिया गया है, SCC दिया गया है, फिर BCC दिया गया है और फिर FCC दिया गया है। सिंपल क्यूबिक सेंटर, बॉडी सेंटर क्यूबिक और फेशियल सेंटर क्यूबिक का जो उसमें क्या दिया गया है, कोऑर्डिनेशन नंबर दिया गया है और सेल नंबर दिया गया है, वो आप लोग एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा। वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वैकेंट स्पेस देख लीजिएगा किसमें कितना होता, तो ये सभी देख के क्वेश्चन जाएगा। बट यहाँ FCC का पूछ रहा है, तो FCC का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें FCC का ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 74% वैकेंट स्पेस होती है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, B ऑप्शन हम लोग करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 37 नंबर भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आइडियल सॉल्यूशन तो दिया गया है, इसमें आइडियल सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में आप लोग को देखना क्या सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इन द थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी रिप्रेजेंट आइडियल सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन देता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए आप लोग को क्या सही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट सही होगा। ये देख लीजिए स्टूडेंट, जो इसमें डेल्टा भी दिया गया है ये सही हो जाएगा। इसमें चेंज इन वॉल्यूम जो होता है आइडियल गैस के लिए चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है और डेल्टा H जो दिया गया, डेल्टा H क्या होता है, डेल्टा H जो होता है इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, इंथैल्पी होती है, ये भी 0 होती है। और डेल्टा S क्या होती है, डेल्टा S जो होती है ये इंट्रोपी होती है, इंट्रोपी चेंज होती है। तो इंट्रोपी चेंज जो होती है डेल्टा S जो होती है ये पॉजिटिव होती है, तो डेल्टा S पॉजिटिव रहेगा। और इसकी जो डेल्टा G होती है ये क्या होती है, डेल्टा G, डेल्टा G जो होती है गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो होती है ये क्या होती है, ये निगेटिव होती है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आइडियल गैस के लिए ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन हम लोग स्किप करेंगे, इसमें ये नहीं, ये क्वेश्चन नहीं स्किप करेंगे, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे ही। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 38 द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन दिया गया है, ये मेथिल अल्कोहल C6H5NH2 दिया गया है, एनिलीन दिया गया है और नाइट्रोबेंजीन दिया गया है। और इसमें क्या दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है 80 डिग्री, 65, 184 और 212 सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली, व्हिच विल शो हाईएस्ट वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर पूछ रहा है। तो होता है इसमें देख लीजिए टेम्परेचर दिया गया और इनमें क्या पूछ रहा है, वाष्प दाब कमरे के तापमान पर सबसे अधिक होगा। तो वाष्प दाब जो होता है ये किसका, हाईएस्ट वेपर प्रेशर जो उसी का होगा जिसका क्या मॉलिक्यूलर वेट उसका कम होगा। मॉलिक्यूलर वेट किसका कम होगा, तो आप लोग इसको निकाल सकते हैं। एटॉमिक वेट पता होना चाहिए, तो कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 हाइड्रोजन दिया गया, 3 ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा और हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा। टोटल जोड़ेंगे तो मेथिल अल्कोहल का सबसे कम आएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग भी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है करेक्ट दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट, ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन देखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बोथ थ्योरेटिकली एंड एक्सपेरिमेंटली, नहीं थ्योरेटिकली नहीं होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ इक्वेशन। जब रेट लॉ इक्वेशन लिखा जाता है तो उसमें रिएक्टेंट ही लिया जाता है, रिएक्टेंट ए जो रहता है वही लिया जाता है। तो और इसके एक्सपोनेंशियल जो होते हैं ये लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है।
क्वेश्चन नंबर 43 स्टूडेंट, जो सरफेस केमिस्ट्री वाला चैप्टर है वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वहाँ से नोट डाउन रीड डाउन कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन आने की संभावना है वो भी आप सरफेस केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन नंबर 43 है, टिंडल इफेक्ट वुड बी ऑब्जर्व इन टिंडल प्रमाण निम्न से किसमें दिखाता है, ट्रू सोल्यूशन में या फिर प्योर सॉल्वेंट में या प्रेसिपिटेट में कोलॉइडल सोल्यूशन। जो कोलॉइडल सोल्यूशन होते हैं उसी में टिंडल इफेक्ट आपका शो करता है। टिंडल इफेक्ट आपको अगर देखना तो एक कमरे में जाइए जो पे अंधेरा हो, वहाँ पे एक रोशनी दीजिए टॉर्च की और देखिए कण जो होते हैं कोलॉइडल होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, तो वही टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोलॉइडल सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 द एबिलिटी ऑफ एन आयन द ब्रिंग अबाउट कोगुलेशन ऑफ गिवन कोलॉइडल डिपेंड्स अपॉन। किसी आयन की एक कोलॉइडल विलयन के लिए स्कंदन क्षमता निम्न में से किस पर निर्भर करती है, साइज पे, केवल साइज पे करती है या उसके चार्ज पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करती है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड साइंस ऑफ द चार्ज। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो उसकी कोलॉइडल होती है उसका कोगुलेशन पावर होता है वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड एंड उसके चार्ज के साइन पे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 और केमिस्ट्री का लास्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चन ये देख लीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन, वोल्टेज ऑफ गैल्वेनिक सेल डिपेंड ऑन। गैल्वेनिक सेल का वोल्टेज किस पर निर्भर करता है, कंसंट्रेशन पे या टेम्परेचर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड में या ऑल ऑफ द अबव। तो जो गैल्वेनिक सेल का वोल्टेज होता है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड में भी और ऑल ऑफ द कह रहा है ये तीनों में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस सभी पे क्या गैल्वेनिक सेल का वोल्टेज निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट चलिए हम लोग अब आगे फिजिक्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो फिजिक्स के क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोग को लास्ट तक वीडियो देखना, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो लास्ट तक नहीं देखते हैं इसीलिए मैं लॉन्ग वीडियो बनाता नहीं हूँ, बट आप ही लोग के कहने पे मैं लॉन्ग वीडियो बना दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। चलिए क्वेश्चन फिजिक्स के सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन से क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये कह रहा है 3 चार्ज प्लस क्यू और माइनस टी क्यू आर प्लेस्ड एट वर्टिकल एंड इक्वेटोरियल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बना लीजिए, एक पे प्लस क्यू चार्ज रख दीजिए, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दीजिए और यहाँ पे माइनस टी क्यू चार्ज रख दीजिए। ये कह रहा है चार्ज रख दीजिए रिस्पेक्टिवली व्हिच साइड इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो हम लोग को क्या बताना है, द्विध्रुव आघूर्ण होगा, डाइपोल मोमेंट बताना है कितना होगा। तो इसका ट्रायंगल का अगर हम लोग कोण निकालेंगे तो कितना होगा, 60 डिग्री सभी का कोण आएगा। अब इसका हम लोग आसानी से फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अगर डाइपोल मोमेंट कंप्लीट निकालना है, नेट निकालना है, तो ये फार्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर फिर प्लस 2P1 P2 इंटू क्या हो जाएगा कास थीटा, यहाँ पे लिख लीजिए COS कास थीटा लिख लीजिए, कास थीटा की वैल्यू रखेंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, अगर ये सब आप लोग करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। √3 की ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 चार्ज स्फीयर सेपरेटेड टू डिस्टेंस d exert फोर्स F ऑन ईच अदर इफ दे आर इमर्स इन लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 देन द व्हाट इज द फोर्स। कह रहा है कि स्टूडेंट कह रहा है कि दो चार्ज स्फीयर आप ले लीजिए। मान लीजिए ऐसे एक चार्ज स्फीयर ले लीजिए, एक चार्ज स्फीयर ये ले लीजिए, एक चार्ज स्फीयर ये, और इसकी दूरी d कह रहा है, और ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं और ये कह रहा है कि जब इन्हीं दोनों को एक लिक्विड मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 होता है इसी में डुबाया जाएगा, तो इसका हम लोग का फिर उसके बाद फोर्स बताना है। तो फोर्स कितना होगा तो ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर F/, यहाँ पे फोर्स F होता है और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में जाने के बाद F/2 फोर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे भी जाते हैं। कह रहा है ये कैपेसिटर है, कैपेसिटी, एक कैपेसिटर का कैपेसिटी C है चार्ज Q उस पर रखा गया है, एंड स्टोर एनर्जी इज W इफ़ द चार्ज इज इंक्रीज इन 2Q।
क्यू से क्यू कर दिया गया। दी स्टोर एनर्जी विल बी कह रहा धारिता सी वाली एक संधारित्र पर आवेश क्यू है और संग्रहित ऊर्जा जो होती है वो डब्लू है। यदि आवेश को बढ़ाकर टू क्यू कर दिया जाता है तो संग्रहित ऊर्जा हम लोग को बताना है, उस स्टोर एनर्जी बताना है। तो इसको जब करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फोर क्या आ जाएगा, फोर स्टोर एनर्जी जो आ जाती है, स्टोर एनर्जी जो आएगी वो 4 वाट आएगी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये कह रहा है 2 बल्ब आप वोल्टेज दिया गया 40 वाट और 100 वाट दिया गया है और रेटेड 220 वोल्टेज का रेटेड दिया गया, कनेक्टेड किया गया किसमें, सीरीज में अगर कनेक्ट किया गया तो करंट क्या होगा, करंट जो होगा सेम चलेगा और इसमें 440 वाट फिर इसके अक्रॉस मतलब इसमें सप्लाई किया जाता है वोल्ट का 440 वोल्ट। वाट विल बी द हाइपन कह रहा है 220 वोल्ट पर निर्धारित 40 वाट और 100 वाट क्षमता वाले दो बल्ब 440 वोल्ट के साथ श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो क्या होगा। अगर मान लीजिए ये एक बल्ब जुड़ा हुआ है, एक बल्ब यहाँ पे जुड़ा दिया गया है, एक बल्ब यहाँ पे जुड़ा दिया गया है और इसमें एक में कह रहा है कि 40 वाट है, ये 40 वाट मान के चलिए और इसमें 100 वाट मान के चलिए 100 वाट। अब इसमें धारा कितना बहा दिया गया, धारा इसमें कह रहा है कि 440 वोल्टेज बहा दिया गया। तो 440 वोल्ट अगर धारा बोलेंगे लेकिन 220 वोल्ट इसकी कैपेसिटी थी, बट इसमें क्या करेगा, इसमें जो 40 वाट बल्ब वाला ये फ्यूज कर जाएगा और जैसे ही ये फ्यूज करेगा यहाँ पे करंट बहना बंद हो जाएगा। तो करंट बहना जैसे ही बंद होगा तैसे ये 100 वाट बल्ब बच जाएगा, फ्यूज नहीं होगा मतलब। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा, 40 वाट बल्ब विल बी फ्यूज, 40 वाट बल्ब वाला 40 वाट वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। ये चार्ज पार्टिकल आप मास एम दिया गया है, एक चार्ज पार्टिकल है इसका मास एम दिया गया है एंड चार्ज क्यू दिया गया है। डिस्क्राइब सर्कुलर मोशन और इसको डिस्क्राइब किया जाता है सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस आर। ए मान लीजिए रेडियस आर दिया गया है, ये सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। द्रव्यमान एम तथा आवेश क्यू वाला एक आवेशित कण बी तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति करता है जिसकी त्रिज्या आर है, तब परिक्रम आवृत्ति होगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग को बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमें लगता है फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। तो सही है, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका बी क्यू अपान 2πm ऑप्शन नंबर इसकी फ्रीक्वेंसी जब निकालेंगे तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है ये करंट फ्लो इन कंडक्टर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट अबव द कंडक्टर इज। कह रहा पूर्व से पश्चिम की ओर एक चालक में धारा प्रवाहित होती है, चालक के ऊपर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, टूवर्ड नॉर्थ की तरफ उत्तर की ओर होगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये तो एकदम इम्पॉर्टेंट है मैग्नेटिक इंडक्शन का। आप लोग जितने भी डायमेंशन दिए गए हैं लगभग इंटर में जितने डायमेंशन दिए गए हैं आप लोग लगभग 10-20 डायमेंशन याद करके डायरेक्ट जाइए, निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप लोग डायमेंशन याद करके जाइए डायरेक्ट। तो ये कह रहा है मैग्नेटिक इंडक्शन का डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है, तो इसमें देख लीजिए बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, EMT-2 A⁻⁻1 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है कि दी रेजिस्टेंस ऑफ कॉयल फॉर डीसी डायरेक्ट करंट इज 5 ओम दिया गया है। इन केस ऑफ एसी दी रेजिस्टेंस विल कह रहा है डीसी के लिए एक कुंडली का प्रतिरोध 5 ओम है और एसी के लिए क्या प्रतिरोध होगा। तो अगर डीसी के लिए क्या 5 ओम है तो ये समझिए कि एसी के लिए बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे, इंक्रीज हो जाएगा एसी रेजिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इन एयर 10 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ इज वाटर विल बी। कह रहा है कि वायु में एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दी गई है और जल में इसकी फोकस दूरी हम लोग को पता करनी है। तो इसका हम सॉल्व किए हैं, आप लोग इसका सॉल्यूशन नोट डाउन कर सकते हैं। स्टूडेंट आप लोग ये फार्मूला लिख सकते हैं, ये देख लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का
फार्मूला दिया गया है एन एयर ग्लास -1 होना चाहिए 1/r -1/r डैश। गिवन जो एन एयर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2 होता है और एयर वाटर में 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब ये फार्मूला लिख लीजिए, वाटर और ग्लास में एन एयर ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपान एन एयर वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे शो करते हैं? म्यू से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करते हैं, म्यू से। तो अपान 3/2 अपान 4/3 जब करेंगे ये ऊपर चला जाएगा, 3 3 9 और 4 2 8 9/8 हो जाएगा। जब इसका निकालेंगे तो अब ये आ जाएगा इफ़ फोकल आपको लेंथ दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये देख लीजिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ये 1 फोकल लेंथ म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1/1/r -1/r डैश। अब ये आप वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे 9.8 -1 1/r -1/r डैश। अब ये जो समीकरण इसको डिवाइड करेंगे तो 1 कितना 1/4 आ जाएगा और 10/f फोकल लेंथ 1/4 तो 10 चौक 40 ये आ जाएगा। फोकल लेंथ आ जाएगा वाटर में कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ ऑफ वाटर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 83 देख लीजिए। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम 6000 एंगस्ट्रॉन, व्हाट विल बी द वेवलेंथ आफ्टर पासिंग थ्रू द ग्लास हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 1.5 दे रहा है और कह रहा है कि कांच से गुजरने के बाद तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तो वेवलेंथ पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 4000 एंगस्ट्रॉन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि व्हेन द लाइट इज रिफ्रैक्टेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। अगर कह रहा है जब प्रकाश का परिवर्तन होता है तो निम्न में से क्या परिवर्तित नहीं होता है। अगर लाइट का क्या रिफ्रैक्टेड हो जाए, रिफ्रैक्टेड करे तो क्या परिवर्तित नहीं होगा? तो ये उसकी जो वेवलेंथ कह रहा परिवर्तित नहीं होती है, एम्पलीट्यूड वेलोसिटी नहीं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। डज नॉट चेंज मतलब चेंज नहीं होती। जैसे मान लीजिए रिफ्रैक्टिव कोई भी लाइट आप कर रहे हैं मतलब डाल रहे हैं किसी पे तो वो रिफ्रैक्ट कर रही है, वापस कर रही है या फिर मतलब दूसरे में जा रही है तो उसकी क्या फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 84 के बाद 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री दे रहा है और दी वेलोसिटी इन द मीडियम इज। एक प्रिज्म का क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? तो ये वेलोसिटी पूछ रहा है। तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व व्हेन लाइट वेव इंटरफियर। जब प्रकाश तरंगों का व्यक्तीकरण होता है तो निम्न में से क्या संरक्षित रहता है मतलब कंजर्व रहता है, चेंज नहीं होता है? तो वो होता है बी ऑप्शन, एनर्जी चेंज नहीं होती है। अगर किसी भी लाइट वेव की इंटरफेरेंस हो तो वो कंजर्व रहती है एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 86 के बाद 87 नंबर क्वेश्चन, जो कि 87 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 87 के बाद 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये देख लीजिए, कह रहा है इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर लाइट ऑफ व्हिच कलर द फ्रिंज विथ विल बी मिनिमम। कह रहा है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो था किस रंग के प्रकाश के लिए फ्रिंज की चौड़ाई मिनिमम होगी, ग्रीन के लिए या वायलेट के लिए या रेड के लिए या येलो के लिए? तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसकी क्या होती है विथ जो होती है विथ चौड़ाई जो होती है वो मिनिमम होती है इसी कलर के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये कह रहा है कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो 90 नंबर क्वेश्चन है ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा ये है कि इसमें अभी एकदम क्लियर नहीं है कि ऑप्शन कौन सा। तो ये क्वेश्चन हम लोग स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने के चांस भी हैं। तो चलिए हम लोग व्हाट विल बी द रेशियो डी ब्रागली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल ऑफ सेम एनर्जी। कह रहा है एक समान ऊर्जा के प्रोटॉन और अल्फा कण की डी ब्रागली तरंग दैर्घ्य का क्या अनुपात होगा? तो ये हम लोग को पता होना चाहिए कि सेम एनर्जी के लिए जो
जो लेमडा की वैल्यू होती है, डी ब्रागली वेवलेंथ की क्या फार्मूला हम लोग को पता होना चाहिए, एच अपान पी मोमेंटम होता है, और इसको भी हम लिखते हैं एच अपान रूट 2m ई। तो इसमें जो एनर्जी है ये तो सेम है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो एच अपान रूट एम हो जाएगा। तो आप लोग ये देख लीजिए, ये फार्मूला आप लोग को एकदम क्लियर होना चाहिए, लेमडा इजकल टू 1/√m। अब इसको हम लोग करेंगे, हम लोग को लेमडा प्रोटॉन और लेमडा ये वेवलेंथ ऑफ अल्फ़ा इजकल टू रूट में क्या लिखेंगे, मास किसका लिखेंगे, अल्फ़ा का, पान मास किसका लिखेंगे, प्रोटॉन का। अब ये देख लीजिए, अब हाँ कितना दिया गया, मास ऑफ अल्फ़ा दिया गया है 4 दिया गया है, अल्फ़ा का मास होता है 4 होता है, और प्रोटॉन का मास कितना होता है 1 होता है, तो इसको रूट में कर लेंगे। अब लेमडा प्रोटॉन अपान लेमडा अल्फ़ा ये हम लोग को निकालना था, तो जब ये निकालेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी, तो ये 2 = 1 हो जाएगा। इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इन द विजिबल रीजन। ये देख लीजिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हाइड्रम स्पेक्ट्रम के लिए विजिबल रीजन के लिए कौन सी सीरीज होती है, तो वो ऑप्शन नंबर बाल्मर सीरीज होती है। ऐसे याद करिए, बाल्मर विजिबल रीजन। तो ये ऑप्शन आप लोग को करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये अल्फा, ये क्या कह रहा है, ये बीटा पार्टिकल इमिटेड, बीटा पार्टिकल इमिट किए जाते हैं बाय रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ। कह रहा है एक बीटा कण रेडियो धर्मिता नाभिक द्वारा किस रूपांतरण के समय उत्सर्जित होता है, तो ये हम लोग को बताना। तो ये देख लीजिए, आप एक न्यूट्रॉन ले लीजिए, ये एक न्यूट्रॉन, क्या अगर मान लीजिए, ये देख लीजिए, एक न्यूट्रॉन का अगर हम लोग क्या करेंगे, एक न्यूट्रॉन का अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो ये एक प्रोटॉन देता है और एक इलेक्ट्रॉन देता है जिसमें -1, और ये और प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो देता है। एंटी न्यूट्रिनो का सिंबल ये होता है, इसमें ना ही चार्ज ना ही मास होता है। और अब इसी को जो ये निकला है इलेक्ट्रॉन, इसी को क्या कहते हैं, बीटा पार्टिकल कहते हैं। बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल इसी को कहते हैं, जो कि निकलता है कहाँ से, न्यूक्लियस से निकलता है। अब ये देख लीजिए, ये कह रहा है कि बीटा पार्टिकल कहाँ से निकलते हैं, जब जो न्यूट्रॉन होता है ये किस में चेंज होता है, न्यूट्रॉन जो होता है इनटू प्रोटॉन में चेंज होता है, तो ये एक हमें बीटा पार्टिकल इमिट होते हैं न्यूक्लियस से। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन में जब ब्रेक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग अब कौन सा क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 95 देख लीजिए। कह रहा व्हेन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ इट्स कोवेलेंट बॉन्ड देन द सेमीकंडक्टर इज सेड टू बी। तब सेमीकंडक्टर को क्या कहेंगे, एक सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से बनती है, तो सेमीकंडक्टर को क्या कहेंगे। जब एक अर्धचालक की विद्युत चालकता उसके साथ संयोजन बंध टूटने के कारण हो, तो उस अर्धचालक को क्या कहा जाता है, सेमीकंडक्टर को डोनर कहा जाएगा, एक्सेप्टर कहा जाएगा, या इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है ये पीएन जंक्शन हैज थिकनेस ऑफ द आर्डर, जो पीएन जंक्शन का थिकनेस आर्डर होता है वो कितना होता है, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, या 10⁻⁻6 मिलीमीटर, या फिर 10⁻⁻12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 10⁻⁻6 मीटर। तो ये आप लोग करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्वेश्चन, स्टूडेंट ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं फिजिक्स के, तो आप लोग प्लीज़ लास्ट क्वेश्चन सभी क्वेश्चन देखिए और वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक कमेंट्स आप लोग जरूर करें। स्टूडेंट आप लोग जो भी क्वेश्चन करिए आप लोग नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि अगर आपको लगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट मैं बता भी रहा हूँ तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। और लगभग 2 से 3 बार आप लोग वीडियो देख के जाइए, जो कि लगे कि हाँ क्वेश्चन आप लोग को एकदम रटा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बस सीधे आप लोग को टिक ही करना रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 97 देखते हैं। स्टूडेंट आप लोग मेरे न्यू यूट्यूब चैनल मेरा है, तो आप ही लोग के लिए, आप ही लोग के हेल्प के सिलेक्शन के लिए मैं ये क्रिएट यूट्यूब चैनल किया हूँ। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप पहली बार वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कंटिन्यू मेरे ही चैनल पर
आप वॉच कर रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेशन में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है इन फॉरवर्ड बायस में द बिट्स ऑफ पोटेंशियल बैरियर इन पीएन जंक्शन डायोड। ये पहले आप लोग को पकड़ना है कि फॉरवर्ड बायस की बात कर रहा है, ना कि रिवर्स बायस की बात कर रहा है। तो फॉरवर्ड बायस में कह रहा है पोटेंशियल बैरियर की चौड़ाई जो होती है, पीएन जंक्शन के पोटेंशियल बैरियर की चौड़ाई क्या होगी। तो ये अगर फॉरवर्ड बायस की बात कर रहा है तो क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अगर रिवर्स बायस की बात करता है तो इंक्रीज हो जाती। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, द ट्रांजिस्टर प्रोवाइड गुड पावर एम्पलीफिकेशन व्हेन दे आर यूज इन ट्रांजिस्टर जो होता है अच्छी शक्ति प्रवर्धन प्रदान करते हैं जब ये उपयोग में लाए जाते हैं। कैसे उपयोग में लाए जाते हैं जो ट्रांजिस्टर प्रोवाइड करते हैं गुड एम्पलीफिकेशन। तो जब कलेक्टर जिसमें होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में ये ट्रांजिस्टर अच्छी शक्ति प्रवर्धन प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, ये जेनर डायोड इज यूज्ड फॉर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एक जेनर डायोड का उपयोग कहाँ किया जाता है, रेक्टिफिकेशन में या मॉड्यूलेशन में या डिटेक्शन में या वोल्टेज रेगुलेशन में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन में जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर ऑफ द टाइप। कह रहा है पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में तरंगों का प्रकार कौन होता है। एक्सरे सबसे अधिक होती हैं, या फिर गामा रेज, या फिर अल्ट्रावायलेट, या फिर इंफ्रारेड रेज। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इंफ्रारेड रेज एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक होती हैं। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट चलिए हम लोग आज नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे, बट आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। और एग्ज़ाम अभी जीएसवीएम बीएससी नर्सिंग का है और बीएचयू बीएससी नर्सिंग के लिए, जिसके लिए आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। और आप लगभग अपना शेड्यूल बना लीजिए कि 8 से 10 घंटे पढ़ने हैं और इतने टॉपिक ख़त्म करने हैं। तो डेली आप टॉपिक वाइज अपना शेड्यूल सेट करिए, और डेली लगभग अभी 8 से 10 दिन इसमें है जीएसवीएम में, और 22 अक्टूबर को वो है बीएचयू। तो आप लोग तेज़ी से अपना कॉन्सेप्ट और क्लियर करते रहिए। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे बेस्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू स्टूडेंट।